guys, welcome back to my channel. So guys, we had completed molecular basis of inheritance और यार मुझे नेक्स्ट डिमांड आ रही थी इस चैप्टर की, दैट इज सेल साइकिल एंड डिवीजन. दुनिया भर के बच्चों को प्रॉब्लम है माइटोसिस में, मियोसिस में, उसके स्पैन्स में, उसके फेजेस में और कैसे ये प्रोसेस चलता है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज. तो ये जो यूनिट, ये जो चैप्टर है हमारा, दिस इज बिलोंगिंग फ्रॉम योर क्लास 11th. ठीक है, क्लास 11th का हमारा यूनिट है सेल. सेल के अंदर हमारा ये थर्ड चैप्टर है, दैट इज सेल साइकिल एंड डिवीजन. क्योंकि सबसे पहला चैप्टर सेल के बेसिक्स के बारे में है, दूसरा बायोमोलिक्यूल्स के बारे में है और तीसरा सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अबाउट दिस चैप्टर इन बेसिक्स. Are you aware that all the organisms, even the largest, start their life from a single cell? Yes. Being in class 11th, we are all very well aware that कोई भी living organism है, चाहे वो human है, चाहे वो plant है, चाहे वो microorganism है, चाहे वो कोई plant है, they all are made up of a single unit known as cell. ये cell आगे से आगे फिर multiply करके एक पूरा complete organism बनाते हैं. अगर हम अपनी बात करें, like we humans, we have also started our life from a single cell, that is a zygote. ये जो सिंगल सेल है ये बना होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट से. करेक्ट, ये हमें हमारी प्रीवियस नॉलेज से पता है. तो यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म. अब इस एक सिंगल जाइगोट से एक पूरा का पूरा ह्यूमन कैसे बना? हाउ इज दिस पॉसिबल कि एक सिंगल सेल से पूरा का पूरा बड़ा ऑर्गेनिज्म बन गया? So you may wonder, growth and reproduction are characteristics of cell, indeed of all living organisms. ये दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हर लिविंग सेल की. क्या कि सेल या तो ग्रो करता है और जब उसकी ग्रोथ पूरी हो चुकी होती है कि उससे मैक्सिमम वो ग्रो नहीं कर सकता, तो लास्ट फेज होता है उसका रिप्रोडक्शन का. ठीक है, तो हमारा जो सेल है जिसके हम सब बने हुए हैं, उस सेल के एक्चुअली दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी ग्रोथ, कि वो आगे से आगे बढ़ता है. जैसे एक सेल से दो बने, दो से फिर चार बने, चार से फिर 8 बने, एंड लाइक दिस इट कीप्स ऑन ग्रोइंग. करेक्ट, ये ग्रोथ ऐसे ही आगे से आगे होती चली जाती है. द नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. एक सेल की ग्रोथ इतनी लिमिट हो चुकी है कि वो इससे आगे अब नहीं बढ़ रहा है. दैट्स ऑल, दैट्स द मैक्सिमम इट कैन ग्रो. तो जो नेक्स्ट फेज आता है उसकी लाइफ साइकिल में, वो आता है रिप्रोडक्शन. दैट इज वेयर व्हेन अ सेल विल डिवाइड एंड प्रोड्यूस टू काउंटरपार्ट्स ऑफ इट्स ओन, बट ये आइडेंटिकल नहीं होते पेरेंट सेल. ठीक है, जो डिवीजन ग्रोथ के लिए होती है उसमें जो नया सेल बन रहा है वो आइडेंटिकल है टू द पेरेंट सेल. ठीक है, लाइक अगर मैं बोलूं आपको कि ये मेरा पेरेंट सेल था, ठीक है, तो बाकी जितने सेल बनेंगे वो भी क्या बनते हैं? पेरेंट सेल बनते हैं. सी, ऑल आर सेम, सब ग्रीन बनेंगे. ऑल विल बी फॉर्मिंग ग्रीन, राइट. लेकिन रिप्रोडक्शन जब एक सेल करेगा तो पेरेंट सेल ओरिजिनली ग्रीन है. ठीक है, ओरिजिनली ग्रीन है. जब तुमने इसको स्प्लिट किया तो इसका आधा पोर्शन ग्रीन होगा. समझ गए ये बात? दैट मीन्स जो रिप्रोडक्शन के केस में डॉटर सेल बनते हैं वो पेरेंट्स को आइडेंटिकली सेम नहीं होते. यहीं से सेल डिवीजन का डिफरेंस चालू होना स्टार्ट हो जाता है. All cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to two daughter cell each time they divide. मैंने बताया था आपको, एक से दो, फिर दो से चार, है ना. तो हर एक सेल कितने सेल्स को बर्थ देता है? 2 न्यू डॉटर सेल. These newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new cell population, which is formed by growth and division of single parent cell and its progeny. यही बात वो अब समझा रहे हैं कि नए से नए सेल पुराने सेल के डिवीजन से आगे बनते चले जाएं. In other words, ऐसी cycles of growth and division allow a single cell to form a structure which is consisting of millions of cells. Like for example, we humans, है ना, आइडियली हम जो बने हैं, वी आर फॉर्म फ्रॉम मिलियंस ऑफ सेल्स. तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू सेल साइकिल एंड डिवीजन. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कमेंसिंग विद आवर फर्स्ट कंटेंट दैट इज गिवन ऑफ दिस चैप्टर,
सेल साइकिल, कि ये जो सेल डिवीजन की साइकिल है ये चलती कैसे है। ठीक है, सबको पता है कि जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है उसमें दो मेजर टाइप होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये जो ग्रोथ के लिए रिप्रोडक्शन, ग्रोथ के लिए सेल डिवाइड होता है इसे माइटोसिस कहते हैं, और जो रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवाइड होता है उसे मियोसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है गाइस, ये थी इंट्रोडक्शन हमारे सेल साइकिल और सेल डिवीजन की। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर्स दैट इज सेल साइकिल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि सेल के डिवाइड करने का, सेल के आगे स्प्रेड होने का क्या पैटर्न रहता है। ठीक है, सेल डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ड्यूरिंग सेल डिवीजन डीएनए का रेप्लिकेट होना एंड सेल ग्रोथ होना दोनों ही चीजें कंपल्सरी है, राइट। जब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देयर इज वन सेल, सेल के अंदर फॉर एग्जांपल ये उसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा है जिसमें वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अब ये जब सेल डिवाइड करता है तो ये स्प्लिट करता है दो डॉटर सेल्स में, सच दैट यहाँ पे भी 23 पेयर्स आए और यहाँ पे भी 23 पेयर्स आए। मतलब जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारा डीएनए है, उसकी बराबर डिवीजन हो। बराबर डिवीजन होने के लिए क्या होता है, ये कुछ पार्ट पेरेंट से आ जाता है दोनों में, और जो कुछ पार्ट होता है वो रेप्लिकेट कर जाता है, मतलब अपनी ही कॉपीज बना लेता है इसी के साथ साथ जैसी, सेम टू सेम। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट माइटोसिस इसे हम बोलते हैं, जहां पे सेल आइडेंटिकली पेरेंट के जैसा सेम हो गया, एज वेल एज इसके मैकेनिज्म से सेल की ग्रोथ हो गई। ओके, सो डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस। ऑल दीज प्रोसेसेस दैट इज सेल डिवीजन, सेल का डिवाइड होना, डीएनए का रेप्लिकेट होना, सेल का ग्रोथ होना, दे शुड ऑल टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर टू एंश्योर करेक्ट डिवीजन, ताकि सेल बिल्कुल सही तरीके से डिवाइड हो सके, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट genomes, and there should be formation of progeny cells. Progeny cells मतलब new cells, new cells जिनके अंदर उनका genome intact हो। genome means genetic material, तो intact है ना genetic material, जो parent में था वही आगे बच्चों में हमें दिखाई दे रहा है। So these lines ensure कि जब भी cell division होती है it should be in such a manner कि जो progeny cells बन रहे हैं उनके अंदर genome intact हो whenever cell growth is taking place. Okay, the sequence of events by which a cell duplicates its genome, और ये जो sequence है, ठीक है, ये जो पैटर्न फॉलो होगा सेल के डुप्लीकेट करने का जिनोम को, फिर सिंथेसाइजिंग द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल, एंड देन इवेंचुअली डिवाइडिंग इनटू टू डॉटर सेल्स इज टर्म्ड एज सेल साइकिल। हमें पता है सेल डिवाइड हुआ है, उसका जिनोम आगे कैरी ओवर हुआ है, और साथ ही साथ सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्गेनेलीज या कुछ थी, एक्स्ट्रा मटेरियल भी जो था वो भी सब दोनों के अंदर बराबर बढ़ जाता है। ठीक है जी। Although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, अगर हम सेल ग्रोथ की बात करें इस तरीके से कि सेल अपनी आप एक ही सेल के अंदर ग्रोथ बढ़ रही है, तो जब हम बात कर रहे हैं कि एक ही सेल के अंदर ग्रोथ बढ़ रही है तो वहां हम बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ की। There we are talking about cytoplasmic growth. Okay. That's a continuous process. DNA synthesis occurs only during one specific stage in the cell cycle. DNA का बनना तभी होगा जब सेल डिवीजन होगा, राइट। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स मतलब जो क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होंगे, बिल्कुल पेरेंट के जैसे कॉपी बनेंगे, ठीक है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स थ्रू सेल डिवीजन। तो ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है ये कैसे पेरेंट से डॉटर सेल में कैसे रेप्लिकेट होके बराबर डिवाइड हुआ, उसके अंदर कुछ सीक्वेंसेस डेफिनेटली होंगे, वो सीक्वेंसेस हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, these events are themselves under genetic control, और ये सारे के सारे इवेंट्स जेनेटिक कंट्रोल के अंडर है, राइट। नेचुरली इनको हमारा जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है जी। सो कैसे हमारे सेल के डिवीजन होती है, कैसे हमारा जीनोमिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे ये पैटर्न सीक्वेंशियली फॉलो होता है,
उसके लिए हम डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल पढ़ेंगे ताकि हमें ये आइडिया हो दैट हाउ डज जीनोम रिमेन्स इंटैक्ट, हाउ ड्यूरिंग सेल डिवीजन पूरा जेनेटिक कंट्रोल रहता है ओवर दिस डिवीजन. Okay guys, so this cell cycle, this has a lot much to study जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से डिटेल में समझाऊंगी. फॉर नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज सेल साइकिल, उसकी डेफिनेशन आती है, वो हम कर क्यों रहे हैं, उसे हम पढ़ क्यों रहे हैं, वो हमारी बॉडी में क्यों होता है और उसके कैसे फेजेस आगे होंगे, वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से डिटेल में स्टडी करें. फेजेस ऑफ सेल साइकिल, आई टोल्ड यू बेसिकली अबाउट अ सेल डिवीजन व्हिच एज माइटोसिस. मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस में सेल डिवाइड करता है, वो सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. हम आज पढ़ेंगे कि वो एक्चुअली होता कैसे है, उसमें क्या क्या फेजेस इन्वॉल्व है, व्हाट आर द मैकेनिज्म्स दैट आर इन्वॉल्व्ड. ओके, सो अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन अ कल्चर. मतलब जब भी हम किसी ह्यूमन सेल का सैंपल लेते हैं तो वो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है. These cells divide once in approximately 24 hours. इन सेल्स का नेचर होता है कि ये 24 घंटे में एक बारी डिवाइड करते ही करते हैं. However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism as well as from cell type to cell type. Yeast, like for example, can progress through cell cycle in only about 90 minutes. Yeast जो है हमारा वो cell cycle progress करता है in only about 90 minutes. सेल साइकिल के दो फेजेस है बेसिकली. कौन कौन से दो फेजेस हैं? इंटरफेज ठीक है, एंड दूसरा है माइटोसिस फेज. माइटोसिस फेज मींस एम फेज, जिसमें माइटोसिस होती है. ठीक है जी. एम फेज रिप्रेजेंट करता है वो फेज व्हेन द एक्चुअल डिवीजन और mitosis occurs, and interphase represents the phase between two successive M phases. मतलब इंटरफेज वो फेज है जहां पे सेल डिवाइड नहीं कर रहा बट बेसिकली तैयारी कर रहा है सेल के डिवाइड करने की, और माइटोसिस तो डेफिनेटली डिवाइडिंग फेज है. It is significant to note that in 24-hour average duration of a cell cycle of a human cell, cell division properly lasts for only in about an hour. Sorry, I repeat again. They are saying in 24 hours, the average duration of cell cycle of a human cell, the cell division properly lasts for only about an hour. एक घंटे के लिए चलती है, 24 घंटे एवरेज ड्यूरेशन सेल साइकिल की. इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, और वो 95% ऑफ द टाइम इंटरफेज रहता है. ठीक है. एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन. जब भी माइटोसिस बिगिन होती है सबसे पहले कौन डिवाइड करता है? सबसे पहले डिवाइड करता है न्यूक्लियस. इसीलिए हम उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस. Karyo word stands for nucleus, kinesis means breakdown, and usually ends with the division of cytoplasm, that is cytokinesis. Cytokinesis means cytoplasm, kinesis means cytoplasm ka breakdown. The interphase, though called the resting phase, is the time during which the cell is preparing for the division by undergoing both cell growth and DNA replication. तो इंटरफेज वो टाइम है जिसमें सेल अपना डीएनए रेप्लिकेट करने की तैयारी कर रहा है, और एक प्रेपरेटरी फेज है कि अब जब हमें डिवाइड करना है तो ये हिस्सा इस सेल में जाएगा, ये इस सेल में जाएगा. दैट इज हाउ. ठीक है जी. तो इंटरफेज के भी आगे तीन फेजेस हैं जहां पे वो अपने आप को प्रिपेयर करता है. G1 synthesis, that is S phase. G2 that is gap 2. तो ये तीन तरह के फेजेस हैं. G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. जो G1 phase है ना वो किसको represent करता है? माइटोसिस के बीच में और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच वाला फेज. मतलब डीएनए के रेप्लिकेट होने से जस्ट पहले, और सेल ने डिसाइड कर लिया है कि वो डिवाइड करेगा. ठीक है. During G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grows, but does not replicates in DNA. लेकिन वो अपना DNA replicate नहीं करता G1 में, सिर्फ तैयारी करी जा रही है. ठीक है. S phase और
और सिंथेसिस फेज वो फेज है जहां पे डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए नया बनता है, ठीक है, उसी की कॉपी दो लेकिन नया बनता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, डबल ही होगा तभी तो वो बराबर बटेगा दोनों में। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड टू बी डीसी, मतलब ये हमारा पेरेंट सेल है और इसमें 2C है, ठीक है, देन वो रेप्लिकेशन के टाइम 2C से 4C हो जाता है, ताकि अब आगे जाके जब दो सेल्स बनेंगे तो उसका 2C इसमें चला जाए, 2C इसमें, ठीक है जी। However, there is no increase in the chromosome number if the cell has diploid or 2n number of chromosome at G1. Even after S phase, the number of chromosomes remain the same. अब ध्यान से सुनो इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये हम समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डीएनए और क्रोमोसोम्स में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, दे आर नथिंग जस्ट द थ्रेड्स ऑफ डीएनए, ऐसे थ्रेड्स होते हैं, ये जो थ्रेड्स हैं ये बने डीएनए के हुए हैं। तो क्या होता है, वो ये बोल रहे हैं कि ये जो G1 वाला फेज है और S फेज है, S फेज में हम ये कह रहे हैं कि डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है लेकिन क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ रहा, इसी में डीएनए डबल हो गया है, मतलब यही क्रोमोसोम अब डबल डीएनए का बना हुआ है, लेकिन क्रोमोसोम के दो हिस्से नहीं बने, ठीक है जी। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द S फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस। अब S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में स्टार्ट हो रही है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है, सेंट्रियोल एक सेल की ऑर्गेनेली है जो सेल डिवीजन में हेल्प करेगी, तो उस टाइम वो सेंट्रियोल भी दो हो जाते हैं, दो किनारों पे चले जाते हैं सेल के। ड्यूरिंग G2 phase proteins are synthesized in preparation for mitosis while the cell growth continues। अब ये जो हमारा G2 phase होता है इसमें प्रोटीन्स बनती हैं, इसमें प्रोटीन्स बनती है कि भाई जब इसका एक्चुअल डिवीजन होएगा ना तो ये सब चीजों ने काम आना है, इसको भी बना लो, ठीक है। तो ऐसे करके ये हमारा जो इंटरफेज है ये अपने आप को प्रिपेयर करता है किसके लिए, माइटोसिस के लिए। डन गाइस, मैंने आपको काफी डिटेल्स इसके बारे में ऑलरेडी शेयर करी थी, आपको बताया था मैंने कैसे एक प्रोसेस होता है, इंटरफेज में क्या क्या होता है, उसके 3 फेजेस हैं, G1 S G2, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं आगे। Some cells in adult animals do not appear to exhibit division and many other cells divide only occasionally as needed। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं एडल्ट एनिमल्स में जिनमें सेल डिवीजन होती दिखती नहीं है, ठीक है, बट देयर आर सम सेल्स व्हिच डिवाइड occasionally as needed to replace the old cells that have been lost due to some injury or due to some cell death। तो हर टाइप के सेल्स है बॉडी में। These cells that do not divide further exit G1 phase and enter into an inactive stage called as G0 phase of the cell cycle। जो सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं वो अपना ये G1 फेज एग्जिट करते हैं और अपना इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं जिसे हम G0 फेज बोलते हैं, राइट। सेल्स स्टेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस ऑन टू, सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये मोस्टली सेल्स मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहते हैं लेकिन आगे जाके डिवीजन नहीं करते, ठीक है, जब तक बहुत ज्यादा खास जरूरत ना पड़े। In animals, mitotic cell division is only seen in diploid somatic cells क्योंकि mitosis is a feature of the cells where diploid cells got to divide। However, there are a few exceptions to this जहाँ पे haploid cells divide करते हैं by mitosis। जैसे for example male honeybees, male honeybees में haploid cells की भी mitotic division देखी जाती है। Against this, the plants can also show mitotic division in both haploid and diploid cells। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको मार्क कर लेना कि पता होना चाहिए कौन कौन से ऐसे haploid cells हैं नेचर में जिनमें mitotic division देखी जाती है, जबकि यूजुअली माइटोसिस हमेशा diploid cells में ही ऑब्जर्व होती है। फ्रॉम योर रिफ्लेक्शन एग्जांपल रिमेंबर कीजिए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस का जो चैप्टर 3 प्लांट किंगडम में हमने पढ़ी थी, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हैप्लॉन्टिक साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल, वहां पे ये काफी सारी चीजें रहती है। Looking at this paragraph, you have studied mitosis in onion root tip cell। तो वहां पे 16 chromosomes होते हैं each cell, 16 chromosomes in each cell। Can you tell how many chromosomes will the cell have in G1 phase, S phase and that in the M phase? अब अगर मैं बात करूं G1 phase, S phase, M phase, इनमें भी डीएनए रेप्लिकेट होता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, whereas माइटोटिक फेज में क्रोमोसोम नंबर फिर भी क्या होगा हमारा, डबल। So what will be the DNA content of the cell at G1, after GS and G2, and if the content after M phase is 2C? अगर M phase के बाद 2C है तो S में 4C होगा, तभी तो आगे 2C डिवाइड करेगा, करेक्ट। S1 G1 में 2C ही होता है और G2 में भी आगे 4C होता है, तभी जाके माइटोटिक फेज में वो डिवाइड करता है, ठीक है जी। ये था हमारा सारा का सारा डिटेल और आगे है हमारा एम फेज, दैट इज दी मेन हमारा माइटोटिक फेज जो कि मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है सेल साइकिल का, जहां पे एक्चुअली सेल डिवाइड करता है।
सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी सेल्स इज सेम, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि 2C से शुरू हुआ था और 2C ही रहेगा, चाहे बेशक बीच में 4C हुआ हो, ठीक है ना। दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, जिसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। सेल के डिवीजन के लिए सबसे प्रायरली न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जिसे कैरियोकाइनेसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। सेल डिवीजन एक बहुत ही प्रोग्रेसिव फेज है जिसमें 4 स्टेजेस पाई जाती हैं, दैट इज PMAT, इससे याद कर सकते हो आप, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये 4 फेजेस माइटोटिक डिवीजन के सब पार्ट्स हैं, जिनकी डिटेल्स में यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डज एक्चुअली माइटोसिस टेक प्लेस, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन माइटोटिक फेज, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट सब फेज की, दैट इज प्रोफेज। To revise with, I told you कि mitotic phase is M phase, which is the equational division, जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस जो हमारी होती है न्यूक्लियर की डिवीजन, उसमें क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहता है, ठीक है। DNA डबल होता है ड्यूरिंग द माइटोटिक फेज, बट इवेंचुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स इट रिजल्ट्स इक्वली, ठीक है। इसके कुछ 4 फेजेस हैं, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जो मैंने आपको PMAT से याद कराए थे, ओके। पहले आज स्टार्ट करेंगे हमारे प्रोफेज से और समझेंगे कि इस माइटोटिक फेज की शुरुआत होती कैसे। तो प्रोफेज इट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस मींस न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, follows the S phase and G2 phase of interphase। तो सबसे पहले जब सेल ने डिसाइड किया था तो G1 फेज चल रहा था, फिर सिंथेटिक फेज, फिर G2 फेज, और G2 फेज के बाद होता है प्रोफेज, ठीक है। In the S and G2 phases, the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined। ये जो हमारा सिंथेटिक फेज था, इसमें सिंथेसिस हुई थी डीएनए की, synthesis of DNA had happened। जो DNA G1 फेज में 2C था वो यहाँ पे 4C हो चुका, लेकिन ये इंटरवाइंड स्टेज में, इंटरवाइंड मतलब अलग अलग नहीं हुआ है, उसी गुच्छे में पड़ा हुआ है। ऑल्सो क्रोमोसोम नंबर सेम है, क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, क्रोमोसोम चेंज और DNA चेंज में डिफरेंस होता है। एक ये स्ट्रैंड है क्रोमोसोम का जिसमें 2C DNA है, एक ये स्ट्रैंड है क्रोमोसोम का जिसमें 4C DNA है। मे भी हो सकता है कि यहाँ पे इतना ही DNA हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे DNA डबल हो गया, बहुत सारे कॉइल्स एंड टर्म्स आ गए, तो DNA का जो अमाउंट है दैट हैज डबल्ड, लेकिन क्रोमोसोम नंबर उतने का उतना ही है, ठीक है। That's what the difference is। चलिए आगे चलते हैं। So it is present but it is intertwined, that means it is not distinct, अलग अलग नहीं हुआ है अभी। Prophase is marked by the initiation means start of condensation of chromosomal material, ठीक है। The chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation। तो प्रोफेज में क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस की डिवीजन स्टार्ट होती है, ठीक है। और कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है क्रोमैटिन कंडेंसेशन। क्रोमैटिन कंडेंसेशन का मतलब है जो चीज ऐसे गुच्छों में प्रेजेंट थी वो धीरे धीरे अलग हो रही है, दैट इज स्लोली एंड स्लोली सेपरेटिंग, करेक्ट। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय
इनिशिएशन, स्टार्ट ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, क्रोमोसोमल मटेरियल अनटैंगल हो जाता है इस प्रोसेस में. द सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन during S phase of interphase now begins to move towards opposite poles of the cell. There is an organelle of the cell known as centrosome जो सेल डिवीजन में मदद करती है. तो S फेज में वो सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हो गई थी. डुप्लीकेट मतलब डबल हो गई थी. अब जो सेंट्रोसोम S फेज में डबल हुई थी वो इस फेज में, एग्जाम्पल ये हमारा सेल है, ठीक है, तो एक सेंट्रोसोम यहाँ चला जाता है और दूसरा सेंट्रोसोम इधर चला जाता है. तो दूसरा इवेंट क्या है, दैट सेंट्रोसोम्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट एंड्स. ठीक है, क्या करेंगे वो अभी हम देखेंगे. लेकिन दूसरा पॉइंट यही है कि सेंट्रोसोम जो एस फेज में डुप्लीकेट हुआ था वो ऑपोजिट पोल्स ऑफ सेल की तरफ शिफ्ट हो गया. द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स. ठीक है, तो हम कब कहेंगे कि हमारा प्रोफेज पूरा हो गया है? सबसे पहले क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स. ये जो हमारा बिल्कुल कंडेंस्ड क्रोमेटिन था ये थोड़ा थोड़ा सेपरेट हो चुका है, तो इसे हमने बोला है कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम. ये हमारी एनसीईआरटी इसको बोल रही है, इसको रेफर कर रही है, कोई ये इसका नाम नहीं है, सिर्फ इसको बताने के लिए उसने ये वर्ड यूज किया. Chromosomes are seen to be composed of two chromatids attached together at centromere. अब जो क्रोमोसोम्स मैं बार बार ऐसे बना रही हूँ वो एक्चुअली कुछ इस तरीके का होता है. ठीक है, बेसिकली ये हमारा एक क्रोमेटिड होता है, दिस वन, एंड ये हमारा एक क्रोमेटिड, लाइक दिस. तो ये दोनों क्रोमेटिड सेंटर में एक सर्कल को अटैच होते हैं, एक कॉमन पॉइंट को अटैच होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर. तो अगर मैं बात करूं तो क्रोमोसोम के ये वन क्रोमेटिड, दिस इज सेकेंड क्रोमेटिड, और ये सेंटर में क्या होता है, सेंट्रोमियर. सेंटर में होता है सेंट्रोमियर. ठीक है, ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स, यहां तक हमने खत्म कर लिया. नेक्स्ट, सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल. आई रिपीट, सेंट्रोसोम जो डुप्लीकेट हुआ था वो ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल पे चला गया है, करेक्ट. Each centrosome radiates out microtubules called esters. तो ये microtubules क्या होते हैं, ये होते हैं बेटा these. हर सेंट्रोसोम से ये ऐसे बाहर निकलते हैं. ठीक है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है एस्टर्स. एंड these esters are made up of माइक्रो मीन्स छोटी छोटी ट्यूब्स, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है जी. टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म माइटोटिक अपैरेटस. इनको ज्वाइन करने वाले स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, लाइक दिस. ठीक है, ये जो मैंने बनाए हैं दीज आर स्पिंडल फाइबर्स जो एस्टर्स को दोनों तरफ से ज्वाइन करते हैं. एंड नाउ these esters and spindle fibers, they are collectively forming mitotic apparatus. इसको हम नाम देते हैं mitotic apparatus का. ठीक है जी. Cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi complexes, ER, nucleolus and nuclear envelope.
मतलब प्रोफेज के एंड में वी डू नॉट ऑब्जर्व सेल ऑर्गेनेलीज, क्योंकि वो पीछे छुप जाती हैं कहीं डिवीजन में। ठीक है जी, तो थर्ड पॉइंट इसका क्या होगा, अगर मैं आपको सफाइज करूं थोड़ा सा, थर्ड पॉइंट बनेगा एट द एंड ऑफ प्रोफेज we are, or we can write, cell organelles are not seen. ठीक है जी, तो ये हमारे 3 इवेंट्स हैं फॉर प्रोफेज। अगर मैं ये सब रब करके आपका हेडिंग डाल दूं, क्या आ जाएगा, इवेंट्स ड्यूरिंग प्रोफेज। Okay, so that marks the completion of prophase. I hope you have understood well, guys. Thank you so much for watching my lecture. अगली वीडियो में हम metaphase करेंगे. Hi everyone, welcome back to my channel. So guys, we were doing this chapter of cell cycle and division, और आज हम यहाँ start करेंगे हमारा next phase जो कि माइटोसिस का पार्ट है. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ स्टार्ट किया था अबाउट प्रोफेज. ठीक है, और हमने प्रोफेज की डिटेल्स पढ़ी थी कि अंडर माइटोसिस दिस इज वन ऑफ द फेज जिसमें क्या होता है, जिसमें सेल के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, कैसे वो डिवीजन की तैयारी करता है. ठीक है जी, तो अब आगे पढ़ते हैं. द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस. फर्स्ट फेज में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, वो क्या थी कि हमारा क्रोमोसोम मटेरियल अलग अलग होना स्टार्ट करता है. ठीक है, एंड ऑल्सो द सेंट्रियोल्स दे स्टार्ट मूविंग टू द ऑपोजिट एंड्स. राइट, इस फेज में हम क्या देखेंगे कि जो हमारा मेटाफेज में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्टार्ट ही कैसे पता लगता है कि मेटाफेज स्टार्ट हो गया. हाउ डू वी नो इट? इट इज मार्क्ड, इट्स ऑनसेट is marked by the disintegration of nuclear envelope. बेसिकली अगर ये एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है जिसके अंदर, अब तो ऐसे गुच्छे में नहीं पड़ा होगा, ये ऐसे कंडेंस होना स्टार्ट हो गया था हमारे प्रोफेज में. करेक्ट, तो अब क्या होगा, ये हमारा जो ये है ये ब्रेक डाउन होने लग जाएगा. दिस विल स्टार्ट टू गेट ब्रेक डाउन. ऐसे disintegration of nuclear envelope will take place. Hence, the chromosomes are spread throughout the cytoplasm of the cell. तो obvious सी बात है कि जो जो क्रोमोसोम है ये बाहर निकल गए सारे. सी, they are coming out, सब बाहर निकल गए and they are spreading inside the chromosome of the cell. लीजिए, ये सब बाहर आ गए. These chromosomes have spread throughout. By this stage, condensation of chromosomes is completed and they can be observed clearly under the microscope. अब तक जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग सेग्रीगेट हो चुके हैं प्रॉपरली, उनकी कंडेंसेशन देखी जा चुकी है और वो हम माइक्रोस्कोप में इजीली देख सकते हैं. अगर आप देखें ये डायग्राम है हमारे पास, देखो ये अर्ली फेज, ये अर्ली प्रोफेज है जिसमें हमारा सबसे पहले ये देखो क्रोमेटिन कंडेंसेशन हो रही है. उसके बाद आप देखो दीज क्रोमेटिन्स जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो कैसे इंडिविजुअली लाई कर रहा है. तो जब मेटाफेज स्टार्ट हुआ है तो देखो बाहर की ये जो लाइनिंग है ये टूट गई है, यहाँ पे कोई लाइनिंग नहीं दिख रही है. दैट मीन्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप हैज हैपेंड. और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है,
This then is the stage at which morphology of chromosome is most easily studied. So there will be a question in your examination that during which phase of cell cycle and division this stage of to study the individual morphology of the chromosome is seen. So that is seen in the metaphase. So write a note over here. If you are making notes, write a note over here. What does the note says? That in metaphase, morphology of chromosomes कि वो दिखते कैसे हैं exactly can be studied. मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है उनका एक्सटर्नल पेरेंट्स कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब हम आसानी से देख सकते हैं, राइट. At this stage, metaphase chromosome is made up of two sister chromatids which is held together by the centromere. तो क्या दिखता है कि जो क्रोमोसोम है वो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स का बना होता है like this, और उनके बीच में एक सेंट्रोमियर होता है. ठीक है, ये व्हाइट वाला एक सिस्टर क्रोमैटिड, ब्लू वाला एक सिस्टर क्रोमैटिड और ग्रीन वाला सेंट्रोमियर. Small disc-shaped structures at the surface of centromeres are called as kinetochores. जो छोटे छोटे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर हैं at the surface of centromere, उनको हम kinetochores कहते हैं. अब वो क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं वो like this. These are the disc-shaped structure, pink वाले, which we call as kinetochores. These structures serve as the site for attachment of spindle fibers to the chromosome that are moved into position at the center of cell. आपको याद है हमने प्रोफेज में पढ़ा था कि सेंट्रियोल ऑपोजिट एंड पे शिफ्ट हो जाता है. इसके ये कुछ एस्टर्स होते हैं, फिर बीच में ये पूरे धागे बनाते हैं और ये पूरा स्पिंडल अपैरेटस बनता है. पढ़ा था हमने. तो ये उन्हीं स्पिंडल फाइबर्स की बात कर रहे हैं कि ये स्पिंडल फाइबर्स जो है, अगर मैं यहाँ पे बीच में क्रोमोसोम लगा दूं, से फॉर एग्जांपल ये इसके काइनेटोकोर्स है पिंक वाले, तो ये जो स्पिंडल फाइबर है ये यहाँ आके अटैच होंगे इस काइनेटोकोर्स में. ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ. ठीक है, तो these structures serve as the sites for attachment of spindle fibers that are moved into the position at the center of the cell. Obviously ये center of the cell में आ गए, करेक्ट. अब देखिए आगे, ठीक है, देखिए अब, hence the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to the spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole. सुनो अब ध्यान से, ये क्या बोल रहे हैं, इस पूरे लाइन का क्या मतलब है. ये पूरे लाइन ये कहती है कि ये मेरा एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है, ये मेरा एक सिस्टर क्रोमेटिड है. तो ये एक तरफ इसका काइनेटोकोर इससे जुड़ा हुआ है, इसका काइनेटोकोर उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये कहाँ प्लेस्ड है? इन दी सेंटर. सो कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर, जिसमें एक क्रोमेटिड अपने काइनेटोकोर से खुद के स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है और उसका ही सिस्टर क्रोमेटिड उसके काइनेटोकोर से खुद के ऑपोजिट पोल के स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है. ठीक है जी. The plane of alignment of chromosome at the metaphase is called as metaphase plate. तो जब ये क्रोमोसोम इस तरीके से सेंटर में अलाइन हो जाते हैं, देखिए दिस इज द सेंटर, ये वो सेंटर है जो हमारा, मैं ऐसे बनाया ना, ये ऐसे इन्होंने पैरेलल दिखा दिया आपको, मैं ये ऐसे बना रही थी, इन्होंने आपको ऐसे दिखा दिया. देखो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं दोनों, सॉरी सेंट्रियोल है दोनों, इनसे ये एस्टर्स निकल रहे हैं, फिर ये स्पिंडल फाइबर इनके काइनेटोकोर से जुड़ रहे हैं और ये जो अलाइनमेंट बन रही है, दिस इज नोन एज दी मेटाफेजिक प्लेट. ठीक है जी. तो इसका मतलब मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम्स आके सीधा सीधा अलाइन हो जाते हैं. द की फीचर्स क्या है कि स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से जुड़ते हैं, करेक्ट. क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आ जाते हैं सेंटर में
एंड दे गेट अलाइंड अलोंग द मेटाफेजिक प्लेट, और प्लस वो दोनों पोल्स के स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं। फाइन, सो ये हमारा मेटाफेज का डिटेल था और ये उसके दो रेलेवेंट पॉइंट्स थे। देखिए ट्रांजिशन टू मेटाफेज। Done. So guys, till here we have completed with our metaphase of cell division in cell cycle, where हमने माइटोसिस का मेटाफेज डिटेल में स्टडी करा है। पिछले लेक्चर में हमने मेटाफेज पूरा किया था सेल साइकिल एंड डिविजन का, और ये एक ऐसा चैप्टर है यार जो ना मैं आपको बताऊं, ये मियोसिस माइटोसिस हर चैप्टर में घुसी होती है, क्योंकि ये यार सेल का एक फंक्शन है और सेल एक ऐसी चीज है जिससे हर ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, एंड बायोलॉजी इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिजम्स। तो इसीलिए इस सेल डिवीजन को समझना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क बन जाता है खुद में। तो कमिंग हियर इन स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट फेज दैट इज मेटाफेज। देखो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म कराया था पीमैट। पहला फेज था हमारा प्रोफेज, जिसमें हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं, वो ऐसे कॉर्नर्स में मूव करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब पढ़ा हमने, ठीक है। मेटाफेज में हमने पढ़ा कि वो एक मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं, उनका न्यूक्लियर एनवेलप बाहर का टूट जाता है और अब क्रोमोसोम पूरे के पूरे सेल में डिस्पर्स्ड है। एनाफेज में हम पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज होने के बाद, व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। At the onset of anaphase, each chromosome arranged at metaphasic plate is split simultaneously, and the two daughter chromatids, now referred to as daughter chromosomes of the future daughter nuclei, begin their migration towards the opposite pole. ये जो इतनी भारी लाइन लिखी है इन्होंने, इसमें मतलब क्या है, ये हमारा सेल, ठीक है, ये हमारा सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से निकले हुए एस्टर्स, ठीक है, और ये रहे हमारे स्पिंडल फाइबर्स, है ना, ये हमारे स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है जी। अब देखो मैंने आपको बताया था कि यहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स, सॉरी क्रोमोसोम्स, है ना। ये क्या है उनका, दिस इज देयर काइनेटोकोर, और ये सेंटर में क्या है उनका, सेंट्रोमियर। तो ये हमारा एक सिस्टर क्रोमेटिड है, दिस इज आवर वन क्रोमेटिड विच इज ग्रीन इन कलर, एंड ये हमारा दूसरा क्रोमेटिड है, करेक्ट। ये जो हमारे स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं ये इनके साथ यहाँ काइनेटोकोर पे जुड़ जाते हैं, लाइक दिस, अटैच ओवर हियर, ठीक है। अब क्या होगा, पुलिंग होगी, ये जो धागे हैं इस काइनेटोकोर पे अटैच होने के बाद इन सेंट्रोमियर्स को अलग अलग करेंगे, इस तरीके से अलग अलग करेंगे कि सेंट्रोमियर कह रही हूँ, सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग अलग करेंगे इस तरीके से कि जो ये ग्रीन वाला है वो इस तरफ चला जाएगा सिस्टर क्रोमैटिड, जो येलो वाला है वो इस तरफ आ जाएगा, स्प्लिट हो गए दोनों, है ना। और यही बेसिस बनेंगे अगले सेल में जाने के लिए। तो जो पहले बेसिकली इकट्ठे था एक सेल में, वो डिवीजन होने की वजह से स्प्लिट हो गया, वो उधर चला गया, ये इधर आ गया, करेक्ट। और यही दूसरे सेल में जाके अपना अपना एक और काउंटर पार्ट रेप्लिकेट कर लेंगे, क्लियर। आइए पढ़ते हैं। तो ये हमारा इस लाइन का मतलब था कि एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज हर क्रोमोसोम जो मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज्ड होता है वो स्प्लिट करता है, स्प्लिट करने के बाद जो उसके टू डॉटर क्रोमेटिड्स होते हैं जिन्हें हम डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, मतलब जो आगे आने वाले नेक्स्ट सेल के पेरेंट बनेंगे, वो अपनी माइग्रेशन ऑपोजिट एंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। As each chromosomes move away from the equatorial plate, जैसे जैसे ये इस इक्वेटोरियल प्लेट से अलग अलग होना चालू कर देते हैं, centromere of each chromosome remains directed towards the pole and hence at the leading edge with the arms of chromosomes trailing behind. देखिए कैसे जाता है क्रोमोसोम, इस तरीके से, ये सिस्टर क्रोमैटिड है हमारा एक, कैसे जा रहा है, ये जो इसका सेंट्रोमियर है ये आगे आगे बढ़ रहा है और ये जो इसकी आर्म्स है क्रोमेटिड की दोनों, ये उसके पीछे पीछे जा रही है। ये मतलब है कि जब भी ये पोल पे जाएगा तो लीडिंग फ्रंट पे कौन होगा, सेंट्रोमियर, और पीछे से कौन कौन जाएंगे, क्रोमेटिड्स, ठीक है जी। Thus, anaphase stage is characterized by the following events.
कौन से दो इवेंट्स? एक तो क्या, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ और क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए, दूसरा क्रोमेटिड्स ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। कैसे? सबसे आगे सेंट्रोमियर जाता है और पीछे पीछे कौन आता है? पीछे पीछे आते हैं क्रोमोसोम्स के आर्म्स। डन गाइस? ठीक है जी। तो ये था हमारा कैरेक्टराइजेशन एनाफेज का। आप ये डायग्राम देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारा 1 पोल है, दिस इज आवर पोल नंबर 2। देखिए कैसे ये अपना अलग अलग चले जाए। ठीक है गाइस, हम लोग कर रहे थे यार हमारा ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें हमने माइटोसिस के काफ़ी सारे फेजेस स्टार्ट करे थे। ठीक है, सबसे पहले हमने किया था उसका इंटरफेस, जिस इंटरफेज में हमने उसके कुछ फेजेस पढ़े थे। ठीक है, इंटरफेज हमारा G1S और G2 में डिवाइडेड था, और बीच में एक और फेज एग्जिस्ट करता है G2, कि जिन सेल्स ने सेल डिवीजन नहीं करनी होती है वो G0 फेज में चले जाते हैं। करेक्ट? G1 फेज वो फेज है जिसमें सेल नॉर्मली ग्रो करता है। S फेज वहाँ है जहाँ पे वो डिसाइड कर लेता है कि मैंने डिवाइड करना है, और वो अपना DNA डबल कर लेता है, 2 क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। सिमिलरली G2 फेज वो फेज है जहाँ पे उसकी फुल तैयारी है, उसके पास DNA डबल है, बस अब वो अगला कहाँ एंटर करने वाला है? माइटोटिक फेज में। बिल्कुल इंटरफेज के बाद स्टार्ट होता है हमारा M फेज, विच इज द माइटोटिक फेज। आई प्लीज राइट ओवर हियर अगेन, माइटोटिक। ठीक है, जिसमें माइटोसिस होती है। और ये जो M फेज होता है ये डिवाइडेड है आगे काफ़ी सारे फेजेस में, विच इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, जो मैंने आपको PMAT न्यूमोनिक से याद करने के लिए कहा था। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी बताया था कि माइटोसिस में 2 प्रोसेसेस होते हैं इन पूरे स्टेप्स में देखे जाते हैं। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस, मतलब जो प्रोफेज से स्टार्ट होता है वो न्यूक्लियस के स्प्लिट होने से शुरू होता है, एंड दी बाद में जो फेज हमारा देखा जाता है, प्रोसेस हमारा देखा जाता है रादर, उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। सो दीज वर द प्रोसेसेस जो हमारे माइटोसिस में देखे जाते हैं, एंड दीज आर द फेजेस जहाँ अलग अलग स्टेप्स हमें होते दिखाई देते हैं, जिसमें हमने प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे हमारा आज टीलोफेज। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। टीलोफेज एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, मतलब यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हमारी खत्म होने वाली है टीलोफेज में। ठीक है, द क्रोमोसोम्स दैट हैव रीच्ड देयर इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव फोल्ड्स will decondense and they will lose their individuality. The individual chromosomes can no longer be seen and each set of chromatin material tends to collect at each of the 2 poles. कहने का मतलब है कि टीलोफेज में जो अब तक क्रोमोसोम्स सेपरेटली दिख रहे थे वो क्रोमोसोम्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इनटू क्रोमेटिन। वापस से गुच्छा बनने की तैयारी है। ठीक है जी, दिस इज द स्टेज जो फॉलोइंग की इवेंट्स शो करेगा, विच इज रिप्रेजेंटिंग क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स। जो हमने ऑपोजिट स्पिंडल पोल बनाई थी, याद है? ऐसा हमारा डायग्राम था, यहाँ पे तो जो हमारे क्रोमोसोम का वो था वो इधर तक आ चुका था। करेक्ट? इन्होंने यहाँ पे आके अपना अपना एक रेप्लिकेट कॉपी जनरेट कर लिया है ना? और क्रोमोसोम्स दे आर reaching at their specific individual poles and their individuality is lost as discrete elements। क्योंकि ये तो हमने एक क्रोमोसोम का बनाया ना, बाकी सारे क्रोमोसोम्स भी तो यहाँ के इकट्ठे हो जाएंगे और सब इंटैंगल होके क्या बना लेंगे? क्रोमेटिन। ठीक है जी, न्यूक्लियर एनवलप उनके अराउंड बनना शुरू हो जाएगा। क्लस्टर्स अराउंड द क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियर एनवलप है वो यहाँ पे बनना चालू हो जाएगा। इफ आई ड्रॉ इट विथ पिंक कलर, ये देखिए, मैं एक बार थोड़ा इरेज कर देती हूँ, एक चीज़ आपको समझाती हूँ। हाँ, हमने बोली थी ना यहाँ क्रोमोसोम्स आ गए, तो और भी बहुत सारे क्रोमोसोम्स आए होंगे। करेक्ट? खूब सारे क्रोमोसोम्स यहाँ आ गए हैं, क्लस्टर हो गए हैं और उन्होंने मिलके क्या बना लिया? ऐसे इंटैंगल्ड मास ऑफ क्रोमोसोम्स। इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स अब दिखने बंद हो गए एंड यहीं पे क्या बनने लग जाएगी? न्यूक्लियर
एनवलप। ठीक है, तो हम देखेंगे कि दो न्यूक्लियाई यहाँ पे डेवलप हो गए हैं एट द ईच पोल एंड वी आर फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। सो जो नए हमारे बने हैं, एक न्यूक्लियस से स्प्लिट होके हमारे दो नए डॉटर न्यूक्लियाई बनके रेडी हो गए। ठीक है जी। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर, ये तीनों भी रिफॉर्म कर जाते हैं, जो हमारे स्टार्टिंग ऑफ द फेज में सब अलग अलग हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो ये सेल की ऑर्गेनेलीज है ये भी वापस से आना स्टार्ट कर देती है, दे गेट टू रिफॉर्म। सो इफ यू सी ओवर हियर, देखिए ये न्यूक्लियस बन गया नया, है ना, द न्यूक्लियस हैज बीन फॉर्म्ड। ठीक है जी, दिस वाज द डिटेल रिगार्डिंग टीलोफेज की क्रोमोसोम्स की इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, हमें क्रोमेटिन दिखाई देने लगता है। क्रोमेटिन के अराउंड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन हो जाता है। सो वी सी दैट द टू डॉटर न्यूक्लियाई हैव बीन फॉर्म्ड। अब कैरियोकाइनेसिस इन चारों फेजेस में सिमट गई है, दिस इज ओवर। नाउ कमिंग ऑन टू साइटोकाइनेसिस, mitosis accomplished not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei, but the cell itself is also divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm called cytokinesis, at the end of which cell division is completed। वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने डायग्राम आपका बनाया था, यहाँ पे अभी सेल एक ही है, दिस इज वन सेल, लेकिन उसके अंदर दो न्यूक्लियाई फॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे ये सेल भी डिवाइड कर जाएगा, दिस सेल विल ऑल्सो डिवाइड, और ये एक सेल बन जाएगा, दिस विल फॉर्म अनदर सेल। ठीक है, तो जब ये साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाएगा न्यूक्लियस के साथ साथ, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। इन एन एनिमल सेल ये कैसे होता है, इट इज अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ऐसे फरो आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सेल है ना, तो ऐसे फरो आएगा लाइक दिस, फरो विल स्टार्ट कमिंग, और ये धीरे धीरे पूरा ऐसे डिवीजन मार्क कर देगा। द फरो विल ग्रेजुअली डीपन एंड अल्टीमेटली जॉइन इन द सेंटर विच विल डिवाइड द साइटोप्लाज्म इनटू टू, दो साइटोप्लाज्म बन गए। ठीक है, और इनके ऑपोजिट पोल्स पे न्यूक्लियस तो बन ही चुका था, जिसके अंदर हमारे क्रोमोसोम्स कंडेंस हो चुके थे, है ना। Plant cells, however, are enclosed by cell wall, so therefore they undergo cytokinesis by different mechanism। Plant cell में यही चीज़ थोड़ा different तरीके से होती है, क्योंकि cell wall भी बनती है। Formation of new cell wall begins with the formation of small simple precursor called as the cell plate that represents the middle lamella between the wall of two adjacent cells। तो मतलब cell wall के बनने के लिए एक चीज बनती है बीच में, दैट इज सेल प्लेट। जैसे यहाँ पे मैंने आपको फरो का बताया, तो अगर सेल वॉल बनती है तो यहाँ पे ऐसे सेल प्लेट भी आ जाती है बीच में ना, वो सेल प्लेट फिर धीरे धीरे किस में डेवलप होती है, सेल वॉल में। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स, जो ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है, दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल, बराबर बराबर डिवाइड हो जाती है। In some organism, karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleate condition arises, which leads to the formation of syncytium। अगर अब आपको आप आगे पढ़ोगे या मे बी अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th एक्सेट्रा, तो यू ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट अ वर्ड नोन एज syncytium। वो कंडीशन जहाँ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है, जहाँ पे सेल के अंदर न्यूक्लियस तो बन गया लेकिन सेल की मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन नहीं हुई। सो बेसिकली एक सेल के अंदर खूब सारे न्यूक्लियसेस पड़े हैं, सो दैट इज द कंडीशन ऑफ अ syncytium। जैसे लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, ये क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में बताया जाता है। ठीक है गाइस, दिस वाज अबाउट साइटोकाइनेसिस एंड हियर वी मार्क द एंड ऑफ माइटोटिक डिवीजन, कि कैसे माइटोसिस का पूरा प्रोसेस एंड फेज कवर अप किया गया हमने, राइट। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड देन आई वुड बी इंट्रोड्यूसिंग यू रिगार्डिंग मियोसिस। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मियोसिस। मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है which is basically due to reproduction। आपने
आज तक ये रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर 8 सॉरी क्लास 8th में, क्लास 10th में, एंड हमेशा हमने एक वर्ड्स पढ़े हैं दैट इज गेमीट्स। ठीक है, वी हैव नोन दैट द मेल गेमीट इन ह्यूमंस इज स्पर्म, द फीमेल गेमीट इन ह्यूमंस इज ओवम। और एक और चीज हम पढ़ते हैं कि मोस्टली दीज गेमीट्स हैव 23 क्रोमोसोम्स जो जुड़ के 46 क्रोमोसोम का जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको कह रही हूं कि गेमीट्स के अंदर 23 क्रोमोसोम है, जबकि एक नॉर्मल ह्यूमन सेल के अंदर हमारे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो दैट मीन्स गेमीट के अंदर क्रोमोसोम्स हाफ है एज पर द एक्चुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन एन ह्यूमन सेल। करेक्ट। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें एक नॉर्मल ह्यूमन सेल डिवाइड करके एक न्यू सेल बनाता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 43 से क्या हो चुका होता है 23, तो उस सेल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं मियोसिस। एंड नॉर्मली ये मियोसिस कौन से फेज ऑफ लाइफ में देखी जाती है रिप्रोडक्टरी फेज ऑफ लाइफ। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन थी रिलेटेड टू मियोसिस। The production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes, as I told you, each with a complete haploid set of chromosome. क्योंकि ये जो 46 chromosomes हैं ये क्या होते हैं diploid, whereas 23 chromosomes क्या होते हैं haploid. ठीक है जी। Gametes are formed from specialized diploid cells. बताया ना मैंने, ये जो gametes है, नया सेल, ये gametes ये किससे बनेंगे नॉर्मल सेल से, जो कि क्या होता है 46 क्रोमोसोम इन नेचर। ये जो ऐसी काइंड ऑफ सेल डिवीजन है इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ से रिड्यूस हो जाता है एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ठीक है, तो जो नए सेल्स बनते हैं वो क्या होते हैं हैप्लॉइड। This kind of division is basically referred to as meiosis, and meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms. जहां पे fertilization restore कर देती है वो diploid phase को, क्योंकि आप देखिए मेल गेमीट प्रोड्यूस होगा विद 23 क्रोमोसोम, जो फीमेल गेमीट के साथ फ्यूज करेगा विद 23 क्रोमोसोम्स, तो दोनों फ्यूजन के बाद क्या बनाएंगे जाइगोट, और उसके अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने आएंगे 46, है ना। We came across meiosis during gametogenesis. ये जो गेमीट बनने का प्रोसेस है इसे गेमेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। इसको डिटेल में आप क्लास 12th के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गेमीट्स एंड द की फीचर्स ऑफ मियोसिस क्या होते हैं। ऑब्वियसली इस पूरे सेल डिवीजन के प्रोसेस में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। मियोसिस इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल न्यूक्लियर एंड cell division called as meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication. मतलब जो DNA replication का process है वो सेम रहता है, सिर्फ meiosis 2 phases में conduct होती है, that is meiosis 1, meiosis 2. क्यों कैसे ये मैं आपको बताऊंगी as and when we will study with this meiosis ahead. Meiosis 1 कब start होती है? After the parental chromosome has replicated to produce identical sister chromatids at the S phase. वो कह रहे हैं कि meiosis 1 की initiation वहीं से हो जाती है जहां पे हमारे parental chromosomes ने अपना DNA डबल कर लिया होता है। ठीक है, और वो डबल कब करते हैं during the S phase. Meiosis involves pairing of homologous chromosomes and recombination between non-sister chromatid of homologous chromosomes. ये जब हम meiosis पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी what does exactly meaning of homologous and what do you exactly mean by non-homologous, और वो फिर कैसे pair up करते हैं। 4 haploid cells बनते हैं at the end of meiosis 2। तो जो meiosis 2 का result है that means whenever one cell with 46 chromosome that is diploid is trying to undergo meiosis, ठीक है, meiosis के बाद उसके 4 new cells बनेंगे जिनमें से हर एक का कितना प्लॉइडी होगा 23, right? This is for humans. So you can see since दो टाइप के meiosis हो रही है, meiosis 1 में PM8011, then meiosis 2 PM8022। ठीक है जी। अब अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे meiosis 1 को पढ़ना, उसके स्टेजेस को, उसकी डिटेल्स को, कि कैसे हर स्टेप में क्या प्रोसीजर देखा जाता है। ओके गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद meiosis 1 और पढ़ते हैं कि इस meiosis 1 में क्या क्या चीजें हैं जो हमारे काम की है। तो meiosis 1 में सबसे पहला जो हमारा
फेज है वो कौन सा है? प्रोफेज. So the prophase of first meiotic division is typically longer and more complex when compared to prophase of mitosis. ठीक है यार, याद करो कि मैंने आपको बताया था कि मियोसिस दो टाइप्स में है. ठीक है, दैट इज मियोसिस 1 एंड दैट इज मियोसिस 2. अब वही PMAT इसके अंदर भी होंगे 1 के ब्रैकेट के साथ, और वही PMAT इसके अंदर भी होंगे 2 के ब्रैकेट के साथ. तो सबसे पहले जो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं दैट इज प्रोफेज 1. एंड द फर्स्ट लाइन जो हमने स्टडी करी है वो ये है कि जो ये प्रोफेज 1 का ड्यूरेशन होता है मियोसिस में, ये लंबा होता है एज कंपेयर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस जो हमने माइटोसिस के अंदर प्रोफेज पढ़ा था. ठीक है, इट हैज अ लॉन्गर लेंथ ड्यूरेशन. इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस. अब ये इतना लंबा है कि हमने आगे इसकी सब डिविजन्स कर दी है. कौन कौन सी सब डिविजन्स हैं? दे आर नेम्ड एज leptotene, zygotene, then we have pectine, diplotene, and we have dikinesis. ठीक है जी, तो ये हमारी अलग अलग प्रोफेज 1 के फेजेस हैं. चलिए ठीक है, गॉट इट. वी हैव 5 phases of prophase 1. During leptotene stage, chromosomes become gradually visible under the light microscope. तो that means leptotene stage में जो chromosomes हैं वो untangled तो हो चुके हैं. Untangled होने की वजह से वो थोड़े थोड़े हमें दिखने लगे हैं. Now the compaction of chromosomes continues throughout the leptotene. तो इस लेप्टोटीन में बेसिकली ये उलझे हुए धागे पूरे खुलते हैं और क्रोमोसोम्स के जैसे हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देने लगते हैं. राइट, उसके तुरंत बाद जाइगोटीन आ जाता है जिसमें क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस. ठीक है, अब जाइगोटीन में हमें क्या दिखती है? क्रोमोसोमल पेयरिंग. जो धागे क्रोमोसोम्स के खुले हैं वो दो दो करके पेयर बना के हमें दिखाई देने लगेंगे. 23 पेयर्स होने चाहिए. ठीक है, तो दो 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 क्रोमोसोम पेयर बनते दिखाई दे रहे हैं. उस पेयरिंग को हम क्या नाम देते हैं? वी कॉल इट एज साइनेप्सिस. फिर ऐसे पेयर्ड क्रोमोसोम्स को होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है. सेम अगर पेयर बना रहे तो उन्हें हम होमोलोगस ही कहेंगे. अगर किसी वो दूसरे के साथ पेयरिंग बनाएंगे ना तो हम उसे हेट्रोलोगस कहते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हमें क्या दिखता है? इट इंडिकेट्स दैट क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज अकम्पनीड बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड एज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. इलेक्ट्रॉन ग्राफी स्टेज में मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम ये देख पाते हैं कि क्रोमोसोमल पेयरिंग के साथ साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी होती है विच इज कॉल्ड एज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. अब ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या है? दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम एंड इज कॉल्ड एज अ bivalent or a tetrad. I repeat, this complex is formed by a pair of synapsed homologous chromosome और इसे हम bivalent या tetrad कहते हैं. I'll just show you the diagram if it is available over here. Okay, just give me a second, I'll show you. See, if you see in this image, this is a pair, homologous chromosome, this is one. Now they are together collecting and they are forming a tetrad. So this is a synaptonemal complex which is forming a bivalent tetrad. ठीक है, however these are more clearly visible at the next stage. ये हमें ज़्यादा clearly दिखते हैं next stage पे. कैसे? However अब बनना शुरू हो गए यहीं पे.
दे हैव स्टार्टेड फॉर्मेशन एट जाइगोटीन ओनली, लेकिन विजिबिलिटी किस पे आएगी इसकी? विजिबिलिटी आएगी पैकिटीन पे, साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, पैकिटीन पे इसकी विजिबिलिटी होती है। क्या विजिबिलिटी होती है? ये जो क्रोमोसोम पेयर बने थे हमारे, दिस इज वन पेयर एंड दिस इज आवर सेकंड पेयर, ये दोनों ऐसे साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स व्हिच इज विजिबल एज अ bivalent or a tetrad. However, first two stages of the prophase 1 are relatively short lived compared to the next stage. ये दोनों ही जो stages हैं these are short lived. ये जो अगली stage है ये थोड़ी longer in duration आती है. This is known as pectine. During this stage, the 4 chromatids of each bivalent chromosome becomes distinct and appear as tetrads. अब मुझे बताओ कि obviously ये 4 chromatids हो गए, है ना? 2 pairs, एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है. हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं. तो जब 2 क्रोमोसोम साथ में पेयर हो गए तो वो कैसे दिखेंगे? वो 4 क्रोमेटिड्स होंगे. तो वही वो बोल रहे हैं. First 4 chromatids will be appearing distinct and will be appearing as tetrads. This stage is characterized by appearing of recombination nodules. The stage is characterized by the appearance of recombinant nodules, the site at which crossing over occurs between non-sister chromatids of the homologous chromosome. So that means पैकिटीन में हमारी एक अलग फिनोमिनन की इंट्रोडक्शन होती है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर. देखो मैं आपको दिखाती हूँ क्रॉसिंग ओवर क्या होता है. ये देखिए, दिस वाज वन टेट्राड, दिस वाज वन टेट्राड. अब कैसे क्रॉसिंग ओवर होगी इस टेट्राड में? इसकी आर्म और इसकी आर्म एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई. दिस इज क्रॉसिंग ओवर. इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है ना? तो अब वो जो बना है क्रॉसिंग ओवर से, दिस इज दी रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल, जो वो बोल रहे हैं, जो दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है ना? सो दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स, द साइट एट विच द क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड. ये जो ग्रीन वाली दोनों है ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, जो व्हाइट वाली दोनों है ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं. तो एक नॉन सिस्टर दूसरे सिस्टर के साथ ऐसे जुड़ के रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल बना रही है, ठीक है ना? क्रॉसिंग ओवर इज एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज रिकॉम्बिनेज. इसको करने में कौन सी एंजाइम मदद करती है? रिकॉम्बिनेज. तो क्रॉसिंग ओवर में रिकॉम्बिनेज एंजाइम का रोल होता है. क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. 2 क्रोमोसोम्स के जेनेटिक मटेरियल का मिक्स बनेगा एंड द रिकॉम्बिनेशन विल बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकिटीन, leaving the chromosome linked at the sites of crossing over. This will mark the end of पैकिटीन. ठीक है जी. तो ये थे हमारे पहले 3 स्टेजेस प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 के. प्लीज इसे अच्छे से पढ़ना, इसे लर्न करना. नेक्स्ट चैप्टर में मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस कराऊंगी, लेकिन पहले हम इन तीनों की रिविजन करेंगे. ओके गाइज, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. तो यार हम लोग कर रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन, दैट्स मियोसिस, जिसमें मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन रहता है क्योंकि वो इसकी क्रोनोलॉजी समझने में इतना एक्सेप्टेंस नहीं शो करते. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 स्टार्ट कराया था, ये कहकर कि प्रोफेज 1 सबसे लंबा पीरियड होता है और उसके अंदर भी 5 सब स्टेजेस होते हैं. पहली जो 3 सब स्टेजेस थी आउट ऑफ दोज 5 वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी. वो कौन कौन सी थी? दोज वर लेप्टोटीन, दोज वर जाइगोटीन एंड दैट वाज पैकिटीन. 3 स्टेजेस हमने कवर अप किया था. हमने साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, हमने रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल पढ़ा था कि वो कैसे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और सिस्टर क्रोमेटिड मिलके आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं, राइट? सो
continuing with the today's lecture, and we will do the next two stages, which is marked as diplotin and diakinesis. चलिए start करते हैं with the diplotin. Beginning of diplotin is recognized by the dissolution of synaptonemal complex and the tendency of the recombined homologous chromosomes of the bivalents to separate from each other except at the site of crossovers. These X-shaped structure are known as chiasmata, and in the oocytes of some vertebrate, diplotin stage can last for months or years. आइए समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं. हमने जो हमारा इससे प्रीवियस स्टेप था, अगर मैं आपको थोड़ा सा पैकेटीन रिवाइज कराऊं, तो उस पैकेटीन में हमने पढ़ा था that 4 chromatids of each bivalent chromosome become distinct and clearly appear as tetrads. What did we study? We studied about like this. This is our one chromosome and this is the other. ये पढ़ा था हमने पढ़ा 4 ये bivalent chromosomes हैं. These chromosomes are known as, understand the terminology, okay? इनको हम क्या कहते हैं? Bivalent. अब जब हम इनके chromatids को अलग कर देंगे, ठीक है, ये बन गए हमारे 4 क्रोमेटिड, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. इन्हें हम कहेंगे टेट्राड्स. ये हमारी 4 क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए, जिसमें ये दो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं आपस में. These two are also sister chromatids आपस में. But if I talk about these two or I talk about these two, तो ये बनेंगे हमारे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. ठीक है, पैकेटीन स्टेज का स्टार्ट समझ में आया. The stage is characterized by appearance of a recombinant nodule. That's the site at which crossing over occur between non-sister chromatids of homologous chromosomes. ठीक है, ये दोनों क्रोमोसोम्स हमारे होमोलोगस थे, मतलब एक ही कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करते. ठीक है, तो जब इन दो क्रोमेटिड्स का पेयरिंग होके हमारा एक क्रोमोसोम बनेगा, कैसे? लाइक दिस. ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है, दिस इज क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल between two homologous chromosomes. Crossing over is also an enzyme mediated process, मतलब एक enzyme इस process को करने में मदद करती है जिसका नाम है recombinance. अब this crossing over will lead to recombination of the genetic material of 2 chromosomes, combined combination हो गया, and this marks the end of पैकेटीन, leaving the chromosomes linked at the site of crossing over. तो ये साइड, इस साइड पे ये दोनों टूट गए. अब डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन होगा ऑफ दिस साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एंड द टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ बाइवेलेंस सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. मतलब इनिशियली ये मिले ऐसे थे, लेकिन अब ये अलग कैसे होंगे? ऐसे. ये एक मेरा अलग हुआ है, मैं यहां बना देती हूं. ये मेरे अलग अलग हो गए. ठीक है ना? And the tendency of recombined homologous chromosomes of the bivalents to separate from each other only except at the site of crossover. मतलब यहाँ से वो bonded रहेंगे, but वैसे वो अलग हो जाएंगे. ठीक है? These X-shaped structure, ये दो X-shaped structure है, इसे हम बोलते हैं chiasmata. This X in oocytes of some vertebrates, this diplotin stage can last for months or then the final stage of meiotic prophase 1 is seen, which is the diakinesis. This diakinesis is marked by terminalization of
chiasmata. Now what do you actually mean by this word terminalization of chiasmata? समझते हैं, एक और डायग्राम बनाते हैं, आपको कियाज्मा और ये सब समझ में आएगा। हमने स्टार्ट किया था यहाँ से बाइवेलेंट क्रोमोसोम, आपको पिछली पिक्चर में भी बना के दिखाए थे। दिस वाज आवर पेयर ऑफ दिस क्रोमोसोम, है ना। तो प्रोफेज 1 के दौरान हमारे इन क्रोमोसोम्स के बीच में क्या हुआ, हमारे इन क्रोमोसोम ओवरलैपिंग, ठीक है। ये जो हमारा बना है, दिस स्टेज इज क्रॉसिंग ओवर, बट यहाँ पे जो ये हमारा एक्स शेप्ड क्रॉस बन रहा है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, chiasmata। अब जो हमारा लास्ट डायकाइनेसिस का स्टेज है, उसमें टर्मिनलाइजेशन ऑफ दिस chiasmata होगा, मतलब ये दोनों अपना अलग अलग हो जाएंगे और रिकॉम्बिनेंट आधा ग्रीन समझ लो, आधा येलो समझ, है ना। सिमिलरली अगले में भी आधा ग्रीन समझ लो, आधा ये ऐसे हो गया, मतलब ये बीच में से टर्मिनलाइजेशन मतलब खत्म हो गया, ये एक्स शेप डिसॉल्व हो गया और अलग अलग रिकॉम्बिनेंट्स बन गए, ठीक है जी। During this phase, the chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation। और हमारा स्पिंडल बिल्कुल तैयार है, ठीक है। meiotic not mitotic, स्पिंडल कौन, वो जो इनको अलग अलग करके सेल्स के अंदर डालेगा। पहले तो न्यूक्लियस से डिसइंटीग्रेट होता है ना, ये न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन की स्टेप्स हैं, हम जेनेटिक मटेरियल को अलग अलग कर रहे हैं। अगर आप भूल गए हो कि हम क्या रेफरेंस कर रहे हैं, हम मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम न्यूक्लियस की डिसोल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि मियोसिस में कैसे जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होता है, और जेनेटिक मटेरियल मियोसिस में अलग अलग होते होते क्रॉसिंग ओवर कर जाता है, वेरिएशन आ जाती है, कैसे, राइट। So meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation. By the end of dikinesis, the nucleolus completely disappears, जो अंदर था वो खत्म हो जाता है, nuclear envelope also breaks down and the dikinesis represents transition to metaphase। तो जो पुराने सेल का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब कुछ था वो सब डिसइंटीग्रेट हो गया और अब हमारी नेक्स्ट स्टेज मेटाफेज 1 स्टार्ट होने के लिए एकदम रेडी है, ठीक है। अब मेटाफेज 1 में एनाफेज 1 ये सब स्टेप्स मोस्टली थोड़े से अलाइंड चलते हैं माइटोसिस की तरह ही। जो हमारा बेसिक क्रॉसिंग ओवर और ये सब मिक्सचर हमारा था ना, होमोलोगस और नॉन होमोलोगस, सॉरी सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का, ये प्रोफेज 1 का पार्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज विच इज दी मेटाफेज, ठीक है। याद करिए हमने मियोसिस 1 स्टार्ट किया था, मियोसिस 1 में हमारे 4 फेजेस थे, वही प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 में हमने आगे 5 स्टेजेस पढ़ा, डायकाइनेसिस सबसे लास्ट, सेकेंड लास्ट डिप्लोटीन, यहाँ पे पेकिटीन या सबसे पहले लेप्टोटीन, डायगोटीन, ठीक है। अब हम डायकाइनेसिस के बाद कौन सा स्टेज स्टार्ट करने वाले हैं, मेटाफेज 1। The metaphase 1, the bivalent chromosomes align on the equatorial plate। तो जो हमारा ये सेल था जिसमें यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स थे, अब यहाँ पे ना वो वाले क्रोमोसोम्स अलाइन हो चुके हैं, आधा येलो है और आधा, और यहाँ पे वो वाले क्रोमोसोम्स हैं, सॉरी यहाँ पे वो वाला क्रोमोसोम है, आधा ग्रीन है और आधा, है ना। दीज आर अलाइन ऑन दिस इक्वेटोरियल प्लेट, ये हमारी सेंटर की इक्वेटोरियल प्लेट है। अब ये
एक दूसरे के ऊपर क्रॉसिंग ओवर कर करके कॉम्बिनेंट नोड्यूल इनका बन चुका है। अब नाउ दिस क्रोमोसोम इज द रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम और ये तैयार है। Microtubules from the opposite poles of the spindle attach to the kinetochore of the homologous chromosomes. अब ये spindle fibers इसको चिपक जाएंगे kinetochore को, क्योंकि ये अलग अलग इनको दूर दूर खींचेंगे, ठीक है, of the homologous chromosomes. See, given over here. इस डायग्राम में देखो ये प्रोफेज 1 है हमारे ये दो क्रोमोसोम्स हैं, ये दो क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखो इनको कैसे इन्होंने अटैच किया और ये इनको अलग लेके जाएंगे, इनको अलग लेके जाएंगे, ठीक है। देखो अब आगे पढ़ते हैं एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होगा? द होमोलोगस क्रोमोसोम्स विल सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमीटर। होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन जो आपस में उनके सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो साथ में ही जुड़े रहेंगे। Telophase 1 में the nuclear membrane and the nucleolus will reappear, the cytokinesis will follow, and this is called as the dyad of cells. Although in many cases chromosomes do undergo some dispersion, but they do not reach the extremely extended states of interphase nucleus. इसका मतलब है कि कुछ केसेस में जो क्रोमोसोम्स हैं वो इतनी एक्सटेंट तक अलग अलग नहीं होते हैं एंड वो प्रॉपर स्टेज तक नहीं पहुंच पाते। The stage between two meiotic divisions जहां वो लैग होता है उसको बोला जाता है interkinesis and is generally short-lived. There is no replication of DNA during interkinesis, which is followed by prophase 2, a much simpler prophase than prophase 1. तो देखा जाए तो meiosis 1 के बीच में और meiosis 2 के बीच में we have our middle phase which is interkinesis. is usually short-lived. Fine. तो ये हमारा meiosis 1 का एक प्रोजेक्ट था जो मैंने आपको रिटन लैंग्वेज में वर्ड टू वर्ड करके समझाया। छोटा सा क्विक ओवर देखते हैं कि पूरे meiosis 1 में ये हुआ क्या और ये कैसे अलग हुए, ठीक है। इफ वी स्टार्ट ड्राइंग हाउ इट विल गो इज यार, अगर ना मतलब बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज छोड़कर इसको समझा जाए बिल्कुल नॉर्मल प्लेन लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक सेल, ठीक है, अपने से ही समझते हैं ह्यूमन से, ठीक है। दिस इज अ ह्यूमन सेल। वो सेल जो रेडी है जिसने क्या बनाना है? गेमीट। चाहे मेल गेमीट बनाना हो चाहे फीमेल गेमीट बनाना हो वो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये एक पर्सन का सेल है जिसने मियोसिस करनी है और मियोसिस करके उसने गेमीट बनाना। ये बात तो हमें अब तक पता है कि मियोसिस रिप्रोडक्शन में की जाती है एंड ऑब्वियसली कोई भी ह्यूमन है वो रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस करने के लिए उसे सबसे पहले गेमीट बनाना पड़ता है, तो वो अपने किसी सेल का सेल से ही मियोसिस करके गेमीट बनाता है, करेक्ट। तो ये कोई एक सेल है जिसमें यार देखो आई यूज अ डिफरेंट कलर, इसमें ये क्रोमोसोम है मदर का, क्योंकि उसमें भी तो उसके पेरेंट्स का होगा ना, और ये क्रोमोसोम है उसके फादर का, ठीक है। अब ये पेयर में पड़ा है और इन दोनों क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहेंगे। क्यों कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स? क्योंकि यार मदर में यही क्रोमोसोम हाइट के अलील्स या जीन्स कैरी कर रहा था और फादर में भी यही क्रोमोसोम हाइट के अलील और जीन्स कैरी कर रहा था, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ होमोलोगस है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई। अब मियोसिस 1 के दौरान ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये थोड़ा सा अलग अलग हो गए हैं, मतलब क्रोमेटिन से ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है हमारा वो क्रोमोसोम्स में कंडेंस हो गया और हमारा कौन सा फेज स्टार्ट हुआ है? प्रोफेज 1। तो अब होता क्या है, बट while this stage begins प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 में सारे इवेंट्स होते हवाते जो हुए हमारे, चाहे लेप्टोटीन था, चाहे जाइगोटीन था, चाहे पैकिटीन था, चाहे डिप्लोटीन था, चाहे डाइकाइनेसिस था, सबका रिजल्ट क्या बना? सबका रिजल्ट ये बना कि ये जो क्रोमोसोम्स थे इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गई इस तरीके से कि ये हाफ वाइट और हाफ ग्रीन, और जो ग्रीन वाला था इसमें ये बन गए, ठीक है। प्रोफेज 1 में चाहे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, चाहे क्रॉसिंग ओवर हुई, ठीक है, चाहे टर्मिनाइजेशन ऑफ कियास्मेटा हुई, हमें रिजल्टेंट हमारे रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स मिल गए, ठीक है। अब मेटाफेज 1 में क्या हुआ?
मेटाफेज 1 में क्या हुआ, इनके यहाँ ये अलाइन हो गए अपने ठीक है, कौन अलाइन हो गए, ये हमारे स्पिंडल फाइबर्स। और जो ये दो क्रोमोसोम्स होमोलोगस साथ साथ पड़े थे, इन्होंने इनको दूर दूर खींच दिया। ठीक है, ये मेटाफेज 1 में हुआ। मैं यहां लिख देती हूँ, दिस हैपेंड इन मेटाफेज 1। फिर एनाफेज में ये अलग अलग दिखने लगे हमें। ये वाला क्रोमोसोम यहां पड़ा था और ये क्रोमोसोम कॉर्नर्स में। ठीक है, टीलोफेज में इनके सारी न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब डिसइंटीग्रेट हो गया और उसके बाद हो गई साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो बीच में ये एक सेल बन गया। तो मियोसिस एनाफेज 1 और यहीं पे मैं टीलोफेज 1 भी लिख देती हूँ। स्टेप्स तो मैंने आपको समझा दिए है ना। तो ये मेरा एक सेल बना, ये मेरा दूसरा सेल बना, सेकंड डॉटर सेल। अब इसमें क्या हुआ है ना, तो ये हमारे बन गए। अब आप देखो यार, इसमें ये थे तो इसकी प्लॉइडी क्या थी, डिप्लॉइड है ना। यहां तक आते आते ये एक एक हो गए, तो इनकी प्लॉइडी क्या हो गई, है ना। अब मियोसिस 2 में क्या होगा, इनका भी सेपरेशन हो जाएगा, तो वो हमारे 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, सब में एक एक एक। वो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में मियोसिस 2 कंटिन्यू कर। ठीक है गाइस, लेट्स सी, हमें मियोसिस 2 बिगिन करना है आज। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको मियोसिस 1 के सारे स्टेजेस, सब्सिक्वेंटली उसमें क्या क्या होता है सब बताया, करेक्ट। तो क्विकली छोटा सा रिविजन करते हैं। वी बेसिकली स्टडीड मियोसिस, दैट इज अ रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है ना। इसमें हमने पढ़ा था कि ये दो उसमें एग्जिस्ट करती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो जो हमारा मियोसिस 1 है उसके अंदर अगर मैं देखूं तो वी हैव 4 स्टेजेस, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, एंड देन इसमें वी हैव प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखोगे तो उसमें मियोसिस 1 को मैंने completely एक्सप्लेन किया इन अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। सो बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग दिस, डू वॉच दैट एंड देन वी बिगिन विद दिस मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 में क्या होता है, जैसे इन दोनों के बीच में एक स्टेज आती है, दैट इज साइटोकाइनेसिस, है ना। इसके बीच में एक स्टेज आती है, दैट इज साइटोकाइनेसिस की सेल डिविजन्स, मतलब न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद सेल्स भी अपना अलग अलग हो जाते हैं। यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुली इलोंगेटेड। सो वो पहली लाइन में बोल रहे हैं कि जो मियोसिस 2 है वो इमीडिएटली इट अकर्स आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यूजुअली इवन बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुली इलोंगेटेड। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 एक माइटोसिस की तरह चलती है, करेक्ट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 1। जो दो सेल्स बने हैं उसमें प्रोफेज 2 के एंड तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गेट्स डिसइंटीग्रेटेड, मतलब खत्म हो जाती है। द क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, जैसे हमारे माइटोसिस के प्रोफेज में हुए थे। ठीक है, मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अलाइन होंगे। ठीक है, ऑपोजिट एंड से स्पिंडल आके अटैच हो जाएगा एंड वी विल सी दी सिस्टर क्रोमेटिड्स, है ना। एनाफेज 2 जस्ट लाइक एनाफेज ऑफ माइटोसिस, इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर को वो स्पिंडल फाइबर अलग अलग खींचेंगे हर क्रोमोसोम के, एंड दे विल अलाउ देम टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, और वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे बाय द शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट आर अटैच्ड टू द काइनेटोकोर्स। सो यहाँ पे आप देखो वही चीज हो रही है, सेम थिंग इज हैपनिंग। ये एक सेल है जो मियोसिस 1 से मिला था, दिस इज द अदर सेल जो मियोसिस 1 से मिला था। तो इसके ये ऐसे लाइन हुए, अलग अलग हुए, तो इसी में से 2 स्प्लिट हो गए। देन इसके ये लाइन हुए, अलग अलग हुए, इसी में से ये 2 स्प्लिट हो गए, राइट। सो टीलोफेज 2 में भी मियोसिस एंड्स विद टीलोफेज 2, जहां पे द 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट एनक्लोज्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तुरंत साइटोकाइनेसिस होती है एंड वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ अ टेट्राड। ठीक है,
तो मियोसिस 2 में समझने जैसा कुछ नहीं होता यार, मियोसिस 2 आइडेंटिकली किसके जैसी होती है, माइटोसिस के जैसी होती है, उसमें कुछ उतनी चीज है ही नहीं है। जो आपने स्टेप्स माइटोसिस में पढ़े थे सेम स्टेप्स मियोसिस 2 में होंगे। मेजर जो मियोसिस का चैलेंज है वो मियोसिस 1 का है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय व्हिच conservation of specific chromosome number of each species achieved across generation. एक्चुअली मियोसिस में क्या है कि एक सेल 46 क्रोमोसोम का है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे सेल से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 46 का डबल हो जा रहा है ना। तो हम चाहते हैं कि जो हर नया सेल बन रहा है वो 46 का ही हो। सो इसीलिए मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है जो गेमीट्स को हाफ करती है ताकि वो दोबारा जुड़ के एक 46 वाला ही जाइगोट बनाए। So it is achieved across the generations in sexually reproducing organism, even though the process results in the reduction of chromosome number by half. It also increases the genetic variability in the population of organisms from one generation to another. बहुत ज़्यादा variations देखी जाती हैं यार, क्योंकि meiosis में अगर हम पढ़ें so there is occurring that recombinant nodule formation, right? तो जो एक सिस्टर और एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने के कारण काफी हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो ओवरलैप कर रहा है, दस वी हैव अ लॉट ऑफ वेरिएबिलिटी, है ना। तो मियोसिस हमारे की जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ाता है पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में, एंड ऑल्सो एवोल्यूशन के लिए वेरिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर एवोल्यूशन नहीं होगा, मतलब अगर वेरिएशन नहीं होगी तो यार एवोल्यूशन प्रोसेस नहीं कर सकता। करेक्ट गाइस, एंड दिस इज मार्किंग द एंड ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पे आपकी समरी आ गई है लास्ट जो भी हमने पढ़ा था। एंड thus we are finished with another one important chapter, that is cell cycle and cell division. If you want some specific chapter of your choice guys जो मैं start करूँ वो आप प्लीज़ कमेंट करना, नहीं तो I am picking next chapter from plant physiology, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को काफ़ी challenges plant physiology में आते हैं। That's all guys, and that's what I wanted to explain you people. So let's meet in another class with another topic of class 11th from plant physiology. In any case, if you have any further requirements of another topic, do let me know by commenting in the comment section. Thank you so much guys.